नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी के अगर कार्यक्रमों की बात की जाए तो आज उनके मुख्य कार्यक्रम रहने वाले हैं। जनता दर्शन हॉल में सीएम धामी का कार्यक्रम और आवास स्वीकृति कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रमों से जुड़ी, यह बड़ी अपडेट आपको दे दें। सीएम पुष्कर धामी का आज कार्यक्रम जनता दर्शन हॉल में होगा और आवास स्वीकृति कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से ये बड़ी अपडेट आपको दे दे। पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो जनता दर्शन हॉल में सीएम धामी का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पुष्कर सिंह धामी। दरअसल आवास स्वीकृति कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है सीएम के कार्यक्रम को लेकर? देखिए प्रीति, आपको बता दूं कि आज जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का जो प्रोग्राम है वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण का फेज है उसके अंतर्गत जो है आवास की स्वीकृति कार्यक्रम एक जनता दर्शन हॉल सीएम कैंप कार्यालय परिसर में रखा गया है और उसमें मुख्यमंत्री धामी 11 बजे शिरकत करेंगे। उसके बाद 12:30 बजे मुख्यमंत्री जो है कोविड-19 राहत सामग्री का फ्लैग ऑफ करेंगे। 127 इको बटालियन का जो निकट मिलिट्री हॉस्पिटल गढ़ीगंज देहरादून में है वहां से फ्लैग ऑफ करके उसको रवाना करेंगे राहत सामग्री को। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो अपना शासकीय कार्य निपटाएंगे। जी शुक्रिया कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो आवास स्वीकृति कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद कोरोना राहत की जो सामग्री है उसको फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लक्सर से बड़ी खबर, जहां पर नीलधारा गंगा में एसडीआरएफ का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नीलधारा गंगा में एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। तटबंध के पास पैर फिसलने से गंगा में एक बुजुर्ग बह गया था और रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू में काफी परेशानी एसडीआरएफ की टीम को उठानी पड़ रही है। 36 घंटे हो चुके हैं बुजुर्ग की तलाश करते हुए एसडीआरएफ को, लेकिन अभी तक बुजुर्ग का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बुजुर्ग का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और कीमती लकड़ियां लेने के लिए बुजुर्ग यहां पर दरअसल गए हुए थे जो कि तेज बहाव में बहकर आ रही थी और ऐसे में बुजुर्ग का पैर फिसल गया। बुजुर्ग तेज बहाव में बह गया, उसको तलाश करने की कोशिश की जा रही है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम कल से ही यहां पर इस घटना के बाद से तलाशी अभियान में जुटी हुई है और हालांकि लगातार हो रही बारिश के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कत एसडीआरएफ की टीम को उठानी पड़ रही है। और लक्सर से संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद चौधरी जी, यहाँ पर कल हमने खबर दर्शकों को दिखाई थी, इस पर हमने जानकारी पूरी हासिल की थी। आज क्या अपडेट सामने आ रही है? बिल्कुल प्रीति, कल भी दिखाई थी और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से जो है भोगपुर के लक्सर क्षेत्र के भोगपुर गांव के कुछ लोग जो है गंगा में बह रही बेशकीमती लकड़ियों को निकालने के लिए गए हुए थे, लेकिन उसी में एक बुजुर्ग जो तेज बहाव में बह गया था जिसके कारण से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जिस तरह से प्रीति 36 घंटे से उत्तराखंड में लगातार बारिश का कहर जारी है, रुक रुक कर भारी बरसात हो रही है, उसको लेकर रेस्क्यू में काफी एसडीआरएफ और जल पुलिस को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जब जो पानी का बहाव है वो तेज होने के कारण पूरी तरह से रेस्क्यू नहीं हो पाया। लेकिन आज जो सूर्य देवता थोड़ा सा मेहरबान हुए, थोड़ा सा मौसम जो खुला हुआ है, तो सुबह से ही एसडीआरएफ की टीम और जल पुलिस को लगाया गया है। विक्रमपुर जल पुलिस भी जो है लगातार प्रयास कर रही है, सबको खोजने का प्रयास कर रही है। लेकिन जिस तरह से परिजनों को 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बुजुर्ग का शव नहीं मिल पाया, तो प्रशासन से भी गुहार लगाई है। लेकिन इसी के चलते परिजनों का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका है। लेकिन उसी को लेकर प्रशासन एक बार फिर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही बुजुर्ग को सब बरामद कर लिया जाएगा। हालांकि आज जो रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो बिजनौर के जो क्षेत्र लगता है उस पर जो वहां तक की खोजने का प्रयास करेंगे।
हालांकि जल पुलिस लगातार प्रयास भी कर रही है। जी प्रीति। जी शुक्रिया गोविंद जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और बिजनौर से भी ये नदी बहती है, तो ऐसे में वहां से भी तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा। 36 घंटे हो चुके हैं एसडीआरएफ की टीम को बुजुर्ग की तलाश करते हुए, लेकिन अभी तक टीम को सफलता नहीं मिली है। परिवार का रो का बुरा हाल है। शव की बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि अब यहां पर उम्मीद ये की जा रही है कि शायद आज शव मिल जाए, क्योंकि मौसम आज कल से बेहतर है, मौसम साफ है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे। उत्तराखंड बोर्ड करेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। बड़ी अपडेट 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए आज उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। करीब सुबह 11 बजे रिजल्ट घोषित होगा। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख पाएंगे। 11 बजे के बाद बच्चे अपना रिजल्ट देख पाएंगे। 10वीं में करीब 1,48,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, उन्होंने परीक्षा दी। उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से आज 11 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। करीब 11 बजे ये रिजल्ट जारी होगा और छात्र उसके बाद bsc.uk.gov.in पर अपना रिजल्ट देख पाएंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आज प्रदेश में 10वीं और 12वीं के बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो शिक्षा बोर्ड है उसने पूरी तैयारियां कर ली हैं और अभी कुछ ही समय के बाद 11 बजे जो है जो यहाँ के छात्र हैं या छात्राएं हैं उनके भविष्य का फैसला हो जाएगा और 11 बजे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर इस रिजल्ट को आउट कर दिया जाएगा। प्रीति जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से 11 बजे 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उसके बाद बच्चे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चों में देखने को मिल रही है, क्योंकि हालांकि परीक्षाएं नहीं हुई थी और बिना परीक्षा दिए ही बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट आज आने वाला है। हालांकि सभी राज्यों की अगर रिजल्टों की हम बात करें तो 100% रिजल्ट आ रहा है। उत्तराखंड के भी इसी तरीके के रिजल्ट आने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। भूस्खलन और सुरक्षा दीवार के ढहने के कारण 21 से ज्यादा सड़कें बंद हो चली हैं, जिससे खोलने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। बता दें कि कुछ रास्तों पर अब लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, तो वहीं प्रशासन की ओर से बाकी बचे रास्तों को भी खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बावजूद भी प्रदेश के बॉर्डर से साधु संत और कांवड़िए घुसने का प्रयास कर रहे हैं। लक्सर के बालावाली बॉर्डर पर सुबह से ही हरिद्वार जाने के लिए उत्तर प्रदेश से साधु संत बॉर्डर के रास्ते से आ रहे हैं और वहीं इसे देखते हुए बालावाली बॉर्डर पर तैनात पुलिस कर्मियों ने RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट न होने पर सभी साधु संतों और कांवड़ियों को बैरंग लौटने का आदेश दिया है। और इस दौरान साधु संतों के साथ पुलिस की हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली है, क्योंकि यहां पर जबरन साधु संत प्रदेश के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में पुलिस की तरफ से उन्हें रोका गया, तो दोनों के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हुई है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रशासन ने एक कदम आगे बढ़ाया है। बीते दिनों राजकीय जिला मेला चिकित्सालय हरिद्वार में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने RT-PCR लैब का लोकार्पण किया। ये लैब SDRF फंड से लगभग 4,50,00,000 की लागत से तैयार हुई है और इस दौरान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि निर्धारित समय अवधि में जो गाँव 100% वैक्सीन लगाने में प्रथम आएंगे उन्हें 3 लाख का इनाम दिया जाएगा। कि तीसरी लहर से पहले हमको हर जिले में RT-PCR लैबों की स्थापना करनी है और उसी क्रम में सबसे पहले हमने अभी हरिद्वार जिले में आज इसका विधिवत उद्घाटन किया है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। हम लोग अपने प्रदेश में 600 स्वास्थ्य मेले लगाने जा रहे हैं। दवाइयों की भी कमी नहीं है, बेड्स की भी कोई कमी नहीं है और सरकार की ओर से लगभग 7,000 लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी स्वास्थ्य विभाग में।
आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह बैठकें कर रही हैं। चुनावों में जीत की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और इसी कड़ी में त्यूनी मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की आईटीआई भवन में बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य प्रवक्ता के रूप में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बारीकी से बीजेपी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी और साथ ही कहा कि 2022 चुनाव में बीजेपी चक्राता विधानसभा और प्रदेश में एक बार फिर से जीत का परचम लहराएगी। आज की स्थिति के कारण पूरे हमारे जो मंडल कार्य समिति की बैठक की गई, उस मंडल कार्य समिति की बैठक में हम लोगों ने पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्रों के संयोजक शक्ति केंद्रों में जाकर के हमारे जो मंडल की टीम है या हमारे जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ जा करके हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उन योजनाओं के बारे में विस्तार पर बताएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरे देश में और पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही है उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएगी और 2022 में चक्रोता विधानसभा में इतिहास बनेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे उत्तराखंड की और खबरों के साथ। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला कार्यालय सभागार में जिला अधिकारी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जिला चयन समिति की बैठक हुई। योजना के तहत मिले आवेदनों को समिति के सामने रखते हुए आवेदनकर्ताओं का ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरव्यू लिया गया। तो वहीं जिले के दूरस्थ विकास खंडों से मिले सभी आवेदकों के ऑनलाइन इंटरव्यू लिए गए और वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना से वैसे लोगों को जोड़ा जा रहा है जिनका कोरोना के दौरान रोजगार छिन चुका है। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने किया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि दून विश्वविद्यालय में समस्त पाठ्यक्रमों में एक सीट कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चे के लिए आरक्षित होगी। ऐसे छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और वहीं कार्यक्रम में सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश सरकार 10 लाख लोगों के लिए स्वरोजगार के द्वार खोलेगी। इसके लिए जल्द कार्य योजना तैयार होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 साल की अवधि पूरी होने के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। वहीं इसके बाद सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन हमारे लिए ऊर्जा और मार्गदर्शक का काम करेगा। उत्तराखंड में होने वाले चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने स्तर पर जनता को रिझाने में जुटी हैं। इसी के चलते हमारे संवाददाता ने पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल से बातचीत की। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड सरकार के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल जी मौजूद हैं। चुफाल साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है खबरफास्ट में आपका। जी धन्यवाद। चुफाल साहब, सबसे पहले आपके विभाग की बात करते हैं। इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और पहाड़ों में जो है शुद्ध पेयजल की क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार कर रही है? इस समय बरसात के समय जो भी हमारे स्रोत हैं वो अधिक अक्सर जो पहाड़ में नाले हैं, गदेरे, वहीं से हमारे पानी के स्रोत। तो बरसात में जो बरसात का पानी है उसी गदेरे से निकलता है, इसलिए पानी अक्सर सीधे चैम्बर के माध्यम से टैंक तक जाता है। तो इसलिए हमने सबसे पहले हर महीने टैंक साफ़ कर रहे हैं। जो भी मिट्टी उसके तले में जमती है, सारे विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि आप जिस क्षेत्र में भी हमारे पेयजल के टैंक बने हैं वो पेयजल टैंक हर महीने सफाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है सर कि आप जिलों के प्रभारी मंत्री भी हैं और सरकार ने जो है 2 अगस्त से विद्यालयों को खोलने की जो है घोषणा कर दी है। क्या मानते हैं किस प्रकार जो है विद्यालय खुलेंगे? क्या मैदानी से लेके पहाड़ों तक जो है विद्यालयों में सैनिटाइजेशन वगैरह का कार्य पूर्ण हो चुका है? किस तरीके से देखते हैं? ये सारे जो कोविड-19 के मानक है उसको पालन करते हुए विद्यालय अभी कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो कक्षा उसको खोलने का निर्णय लिया सरकार ने। और जहाँ पर संख्या मैदानों क्षेत्र में ज़्यादा भीड़ भड़का तो उसमें 2 शिफ्ट में जो तय किया गया है कि बच्चों को बैठने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन हो, ये सारे गाइडलाइन का पालन करते हुए विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया और सारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं जो हेड मास्टर हैं उनको भी निर्देशित किया गया। सर, लगातार जो है संगठनों के बैठकों का दौर जारी है, 2022 नज़दीक है। किस मोड में जो है आप लोग काम कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी जब 2014 का चुनाव हुआ तब से हमारा तो चुनाव 2022 की तैयारी करते हैं। इस समय जो कार्यकर्ता भी हमारा बूथ स्तर से लेकर आपके जिले स्तर तक, प्रदेश स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, हर किसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर कोई कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में काम करे, ये संगठन ने तय किया है। और संगठन ने ये भी है कि जो कार्यक्रम आगामी जो कार्यक्रम है 2-3 महीने के, वो कार्यक्रम भी तय कर दें। उन कार्यक्रमों को लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि सुगबुगाहट संगठन में बदलाव की दिख रही है। आप काफ़ी सीनियर नेता रहे हैं, 2022 नज़दीक है, क्या मानते हैं कि क्या संगठन में कुछ बदलाव होने वाले हैं? ये तो संगठन का निर्णय है। संगठन किसको कहाँ पर क्या ज़रूरत है किसकी और किसको क्या काम देना है, ये संगठन का काम है। इसमें मुझे ज़्यादा इस विषय में कहने भी नहीं है। केवल इतना बता सकता हूँ कि संगठन जो मेरी किसी को भी देता है वो कार्यकर्ता ने उसको काम पालन करना है। तो ये थे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल। वीडियो जर्नलिस्ट मयूर उपाध्याय के साथ मैं कैलाश जोशी, खबरफास्ट, देहरादून। देश में संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन और शासन सभी तैयारियों में लगा हुआ है और इस बीच मसूरी के लोगों को उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राहत दी है। गणेश जोशी ने 500 LPM ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उप जिला चिकित्सालय को हर आधुनिक सुविधाओं से लैस करेंगे। मसूरी की स्वास्थ्य सेवाओं को तो दुरुस्त करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है। मैंने कोरोना 2 में हमने देखा किस प्रकार की दिक्कतें पूरे प्रदेश में आई, मसूरी में भी आई। यहाँ पर जब हमने ICU चालू किया तो ऑक्सीजन के सिलेंडर, कंसंट्रेटर हमें देहरादून से भेजने पड़े, तो हमने उस टाइम संकल्प लिया था कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ दूरस्थ पूर्व छात्र की एसोसिएशन का
जब हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्होंने हमें ये प्लांट दिया है, इसका हमने आज लोकार्पण किया है। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आज जिलाधिकारी ने जनता की समस्याएं सुनी, तो वहीं जनता दरबार में गोलापार के खेड़ा गांव की निवासी ममता आर्या भी पहुंची और जिलाधिकारी के आगे अपनी समस्याओं को रखा। मामले पर जिलाधिकारी ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान किया। बता दें कि पीड़ित महिला के पति की मई महीने में कोरोना की वजह से मौत हो गई थी, जिसके कारण महिला को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महिला के दोनों बच्चों का निजी स्कूल में दाखिला करवाया और साथ ही वात्सल्य योजना में महिला को लाभ दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। महिला आए थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ममता आर्या उनका नाम है, और कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके 2 बच्चे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत उनके बच्चों को 3000 की जो स्कॉलरशिप देनी है, उसमें तो कार्रवाई हम लोग कर ही रहे हैं। तो उनकी एक प्रार्थना थी कि उनके बच्चों को निःशुल्क या तो हरमन माइनर में या किसी स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए। तो हम लोगों ने डॉन बॉस्को जॉलीकोट के नीचे एक स्कूल है, उनके प्रबंधन से बात की है, तो वो एग्री हो गए। तो उन दोनों बच्चों को वहाँ पर एक एडमिशन हम दे देंगे। उत्तराखंड के राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौन ने कहा है कि सरकार के साथ बैठक हुई है, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें सफाई कर्मचारियों के सेवानिवृत्त और मृत्यु होने के बाद जो पद मृत घोषित हो रहे थे वो जल्द ही पुनर्जीवित करने, इसके अलावा खाली पड़े संविदा और स्वच्छता समिति में कार्यरत सभी कर्मचारियों को जिनकी सेवा 10 साल की हो चुकी है, उन सभी कर्मचारियों को भी नियमित करने पर सहमति शामिल है। इसके लिए जल्द ही सरकार आदेश जारी कर सकती है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी परेशानी जो थी, जिससे सफाई कर्मचारी का पूरा परिवार आहत हो रहा था और पूरा प्रदेश उससे परेशान था, सफाई कर्मचारियों का जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो कांग्रेस सरकार ने जो इनका ढांचा निर्गत किया था, उस ढांचे के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं निकल के आ रही थी, जिससे पूरा सफाई कर्मचारी आहत था और उसके साथ उनका उत्पीड़न भी हो रहा था और उनके पद मृत घोषित हो जा रहे थे। लगभग उत्तराखंड राज्य के अंदर 5000 पद जब राज्य गठन हुआ था उस समय 5000 पद थे। धीरे धीरे वो सृजित पद आज की तारीख में लगभग 3000 के करीब बचे हैं और 2000 पद लगभग वो मृत घोषित हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें ढांचे में परिवर्तन करके इस ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा और जो ऐसे बिंदु हैं जिससे सफाई कर्मचारियों का सीधा नुकसान हो रहा है, उन्हें हानि पहुंच रही है या उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उन बिंदुओं को समाप्त करके उनके हित में जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।